हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म, जो कि यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आज की ये जो क्लास है ये मेटाबॉलिज्म को लेकर के पार्ट नंबर 1 है। काफी लेंथी टॉपिक भी है, तो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए जरूरी है। और इस सीरीज के अंदर जिसका नाम हमने मेटाबॉलिज्म रखा है, उसमें हम किस किस कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। और फिर आगे से पार्ट 2 के अंदर हम डिटेल में हर एक कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जो कि अपना सपना जेआरएफ के नाम से है। यहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं उन सब की PDF आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। जो बुक्स की PDF है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी और कुछ क्वेश्चंस भी हम यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें यदि आप जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी PDF को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास पर बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि मेटाबॉलिज्म हम क्यों पढ़ें, क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो देखिएगा, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो हम नहीं हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। So metabolism is the set of life sustaining chemical reactions in an organism। मानो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो अगर मैं ऐसे बोल पा रही हूं, तुम समझ पा रहे हो, खाना खा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो सब मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, आइदर उसमें कुछ चीजें फॉर्म हो रही हैं या ब्रेक डाउन हो रही हैं, कुछ भी, वो सब मेटाबॉलिज्म होता है। और हमारे सेल के अंदर लगातार दिन रात ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं ताकि हम जैसे हैं लिविंग रह सके। ठीक है, अगर मैं एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करना चाहूँ तो बेहद आसान है कि जो लिविंग होते हैं उनके पास सेल होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके पास सेल नहीं होते हैं। ये एक बेसिक फीचर है जो कि बेसिकली माइक्रोस्कोपिक के लेवल पर होता है। सेल को तुम ऐसे नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये पेन है तो ये नॉन लिविंग है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर सेल नहीं होते। ऐसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करती हूँ तो ये भी नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है। और मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ मैं लिविंग हूँ, क्योंकि मैं सेल से बनी हूँ। तो अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करें तो सेल एक बेसिक यूनिट होती है डिफरेंशिएशन के लिए। हालांकि और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, बट हम सेल को लेकर के चल रहे हैं कि सेल ऐसा पॉइंट है जो हर एक लिविंग के अंदर मिलता है। हर एक लिविंग के अंदर, चाहे वो बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो बहुत बहुत मैक्रोस्कोपिक हो, सभी के अंदर सेल मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि एक सेल है, 2 है, 3 है, 10 है, 20 है और या फिर करोड़ों में है, बट सेल उनके पास हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, लिविंग। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनके पास एक सिंगल सेल भी नहीं होता। तो नॉन लिविंग और लिविंग में हमने आसानी से बता दिया है कि लिविंग में सेल होते हैं, नॉन लिविंग में सेल नहीं होते। चलिए ठीक है, अब हमने माना कि लिविंग है, लेकिन एक ऐसा है जो, जैसे मैं हूं, मैं जिंदी हूं, बात कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो मैं लिविंग हूं। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है जिसकी अभी अभी डेथ हुई है, वो मर गया है, तो बेसिकली सेल तो उसके पास भी है जिसकी अभी डेथ हुई है, और सेल तो मेरे पास भी है। तो हम दोनों में कैसे पता लगे कि कौन लिविंग है और कौन डेथ है। यहाँ पर हम लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लिविंग और डेड की, कि कौन लिविंग है कौन डेड है। तो यहाँ होता है मेटाबॉलिज्म। सेल होना, सेल तो दोनों के अंदर मिलेंगे, लिविंग के अंदर भी, डेड के अंदर भी। लेकिन लिविंग कब होगा, जब उसके सेल में मेटाबॉलिज्म लगातार चल रहा है, तो हम कहेंगे वो लिविंग है। और अगर उसके पास सेल तो हैं लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, बिल्कुल सब खत्म हो गया है, किसी सेल में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो डेड हो गया है। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म हमारे लिए कितना जरूरी है। यानी अगर मैं खुद को कह पा रही हूँ कि मैं लिविंग हूँ और मैं जीवित हूँ, तो किस वजह से, क्योंकि मेरे सेल में लगातार मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसलिए मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया है कि हमारे सेल में लगातार जो केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उन्हीं को ही हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो लिविंग होने के लिए और भी कई सारे फीचर होते हैं, जैसे कि सेल का होना,
सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का होना, इंटरनल ग्रोथ होना, यानी कि हमारे सेल जब ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का। ऐसे ही अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसको सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का। और कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की नीड होना, ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ देम जो हमको लिविंग रख रहा है। ठीक है जी, तो देखिए अब थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमने देख लिया कि मेटाबॉलिज्म हमारे लिए क्यों जरूरी है, अब ये होता क्या है इसके बारे में जान रहे हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर 3 मेन फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 3 मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला मेन फंक्शन है द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इन फूड टू एनर्जी अवेलेबल टू रन द सेलुलर प्रोसेस। जो खाना हमने खाया है उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो हमारे सेल को लगातार काम करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो फूड हमने खाया उसमें एनर्जी अलग होती है, अलग टाइप की एनर्जी है जिसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं, और जो बेसिकली हमारे सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी दूसरी है, वो एटीपी की फॉर्म में रहेगी। तो हमारे फूड से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी से एटीपी बनाना और फिर उस एटीपी को सेल इस्तेमाल करेगा और सारे काम करेगा। तो मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला फंक्शन ये है कि जो फूड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना दूसरी एनर्जी की फॉर्म में जो हमारे सेल की प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाए। सेकंड फंक्शन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड हमने खाया है उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जाकर के आगे कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। तो फूड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस फूड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक। यानी कुछ ऐसा बोल रहा है ये कि जैसे ये फूड है तो फूड को डिवाइड कर दिया किसने, मेटाबॉलिज्म ने, ऐसे कंपोनेंट्स में जो आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड फंक्शन ये होता है। थर्ड होता है द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी वेस्ट बॉडी में बन रहा है, क्योंकि लगातार काम अगर चलेगा तो कुछ ऐसा भी बनेगा जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालने का काम भी मेटाबॉलिज्म के अंडर ही आता है। तो देखो ये तीनों प्रोसेस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन तीनों की वजह से ही हम लिविंग है। मानो अगर हमने खाना तो खा लिया है, लेकिन खाना हम क्यों खाते, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, लेकिन उस खाने से वो एनर्जी नहीं बन पाई है जो हमारे सेल को चाहिए, तो क्या हमारा सेल सर्वाइव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब फूड जो है उसमें जो कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको निकाल करके प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, न्यूक्लिक एसिड बनाना, अगर ये नहीं बनेगा तो क्या हमारा सेल सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे सेल में ये काम तो हो रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट वहां बन रहा है इन दोनों की वजह से, थोड़ा बहुत जो वेस्ट बन रहा है, अगर वो सेल से बाहर नहीं निकला तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और सेल की वैसे भी डेथ हो जाएगी। तो तीनों में से अगर एक भी प्रोसेस मिस होती है तो हमारे सेल की डेथ होगी, हमारे सेल की डेथ होगी यानी कि हमारी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, सो दीज एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शंस अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। सो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन भी कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ओनली ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में जितनी भी रिएक्शन होती है उन सभी के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लिखा है कि दीज एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन अलाउ करती हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो ग्रो कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सके, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके और अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स भी कर सके। ठीक है जी, सो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ही हम लिविंग है। आगे देखिए, कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार हम पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बार इनको अभी पढ़ लिया जाए, आगे वो बार बार आएंगे तो समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। सो द रिएक्शन दैट अकर इन मेटाबॉलिज्म कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म में जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, एंड मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड फैट्स, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड हमने लिया जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी
और उसको पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है जो कि इस रिएक्शन में यूज किया जाता है उनको हम मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, अब ये जो सबस्ट्रेट हमने लिया है इससे हमें कोई प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो इस पाथवे को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे ये एक है, इससे फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये समाओ इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये फाइनली इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये जो पूरा पाथवे चला है इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, रादर इट अकर इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स आर लिंक्ड फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे। और हर एक स्टेप पर अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि यहाँ पर भी सेम एंजाइम यहाँ पर भी सेम एंजाइम, हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अगर वो एंजाइम नहीं है तो वो रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक पाथवे की, फिर से एक बार डिफाइन कर रही हूँ, ये कोई भी हमने सबस्ट्रेट लिया है, ये सबस्ट्रेट फिर एक पर्टिकुलर एंजाइम से जिसको मैं E1 मान रही हूँ, इससे कन्वर्ट हो गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, लेकिन अभी इसको प्रोडक्ट हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसको फर्दर कई और चीज़ों में कन्वर्ट होना है, तो उसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि जो बिटवीन में बना है। इंटरमीडिएट से फिर सेकेंड इंटरमीडिएट बन सकता है, फिर थर्ड बन सकता है। ये प्रोसेस कितनी भी लंबी हो सकती है, E13 तक भी जा सकता है, 14 तक भी E नहीं I मतलब कि इंटरमीडिएट 13 तक भी जा सकता है, 14 तक भी जा सकता है, और फाइनली हमें आकर के मिल जाता है प्रोडक्ट जो फाइनल रहेगा उस पाथवे के लिए। तो ये जो पूरा पाथवे हुआ है, यहाँ पर E2 चाहिएगा, यहाँ E3 चाहिएगा, तो ये जो पूरा पाथवे हुआ है इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि इतना ही स्ट्रेट होता है कि बस सबस्ट्रेट से I1, I2, I3, I4 एंड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। ये जो इंटरमीडिएट बीच में बन रहे हैं ये किसी दूसरे पाथवे में भी एंटर कर सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट 1 बना है, हो सकता है ये आगे जा करके कुछ और प्रोडक्ट बना दे, P1 बना दे, हो सकता है ये किसी और पाथवे में जा करके यहाँ पर इंटरमीडिएट 13 बना दे, इसके बाद जा करके प्रोडक्ट नंबर 2 बना देगा। ये पाथवे चलेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 3 बन रहा है। ऐसे अगेन ये जो इंटरमीडिएट है ये किसी और पाथवे में एंटर करके कोई और प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये इंटरमीडिएट भी अलग अलग पाथवे में जाकर के अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, यानी ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रेट होते हैं, बहुत इस तरीके से नेटवर्क एक वेब बना लेते हैं कि ये इससे कनेक्ट है, फिर ये जाकर के कुछ और काम कराएगा, फिर इससे कनेक्ट है, फिर इससे कनेक्ट है, तो पूरा एक वेब, एक नेटवर्क बन जाता है। मेटाबॉलिक पाथवेज उनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो अपने स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कि वो कैसे बने हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, लीनियर, साइक्लिक और स्पाइरल। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, ये लीनियर होंगे, ये साइक्लिक होंगे और ये स्पाइरल होंगे। लीनियर में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्लाइकोलिसिस का, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक लीनियर प्रोसेस है, यानी कि जैसे ग्लूकोज आता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आता है, तो इस तरीके से ये एक लीनियर प्रोसेस चलती है। अगेन यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बने, ये सारे इंटरमीडिएट ही हैं। ये मेटाबोलाइट है यानी सबस्ट्रेट है, और फाइनली हमें बहुत सारी रिएक्शन के बाद मिलता है पायरुवेट। सो बेसिकली इस प्रोसेस के लिए पायरुवेट इज द प्रोडक्ट एंड ग्लाइकोलिसिस इज द सबस्ट्रेट, और ये जितने भी बीच में बने हैं दीज आर ऑल द इंटरमीडिएट, और ये पूरा क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। सो ये एक लीनियर प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होता, ये भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, किसी और पाथवे में भी जा सकता है। ऐसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये किसी और पाथवे में जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हम केवल ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ये एक लीनियर प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे बात करें साइक्लिक की तो तुमने TCA साइकिल पढ़ी होगी, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी यहाँ कोई भी सबस्ट्रेट आएगा जिसको मेटाबोलाइट कहेंगे, ये कई सारे इंटरमीडिएट्स में इस तरीके से कन्वर्ट होगा यहाँ ऐसे, और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से रिएक्शंस चलती हैं, इसको बोलेंगे हम साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे। अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे इंटरमीडिएट बन रहे हैं, और ये इंटरमीडिएट भी आगे जा करके बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एज सच अगर हम TCA साइकिल की बात करते हैं तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है,
ये भी बहुत सारे नेटवर्क बनाती है, लेकिन खुद ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे बात करें अगर स्पाइरल की तो हम पढ़ेंगे आगे बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, जिसमें लिपिड का कैटाबोलिज्म होता है, यानी कि उसको ब्रेक किया जाता है। तो अगेन ये एक स्पाइरल प्रोसेस होती है, ये एक स्पाइरल प्रोसेस होती है, ठीक है। सो इस तरीके से उनके मतलब वो किस तरीके से मूव कर रही हैं उसके बिहाफ पर वो 3 टाइप की हो सकती हैं, लीनियर है, साइक्लिक है और स्पाइरल है। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसके बाद जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो तो हो गया कि वो दिखते कैसे हैं, मतलब वो किस तरीके से मूव कर रही है रिएक्शन। अब उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, चीज़ें बन रही हैं या टूट रही हैं, उसके बिहाफ पर मेटाबॉलिक पाथवे 3 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे एंड एम्फीबॉलिक पाथवे। देखिए एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, चीज़ें फॉर्म होती हैं, उसको बोलेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे द बिल्डिंग अप ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि सिंथेसिस पाथवे भी बोलते हैं इसको, जैसे कि प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, लिपिड्स का बनना और न्यूक्लिक एसिड का बनना, दीज आर कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे। यानी यहाँ पर जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जो मोनोमर होता है वो कंबाइन हो के कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर यूजुअली एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, यानी चीज़ों को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है यूजुअली, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो एनाबॉलिक रिएक्शन जिनमें चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं वहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म नाम से इंडिकेशन है कट कर देगा, यानी यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड्स होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना इन द सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो सिंपल में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर मोस्टली देखा जाता है कि एनर्जी रिलीज होती है। अगेन यहाँ भी एक्सेप्शन हो सकते हैं बट मोस्टली देखा गया है कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उनमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है। इसके बाद एक होता है एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी ऐसा पाथवे जिसमें कि चीजें बन भी रही हैं और ब्रेक भी हो रही हैं साथ साथ। सो बायोकेमिकल पाथवे दैट इंक्लूड बोथ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक, दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्रेब्स साइकिल, यानी कि रेस्पिरेशन में जो टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल होती है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। कैसे है चलिए मैं दिखा देती हूँ तुम्हें एक डायग्राम की हेल्प से। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है? TCA cycle is an amphibolic pathway because it is involved in both anabolic as well as catabolic process. Anabolically, the cycle generate precursor for biosynthetic process and catabolically, the cycle serves to oxidize the acetyl group. अगर हम देखें इसका कैटाबोलिक वाला पार्ट तो ये एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक कर रही है, दूसरे पार्ट से बना रही है। और अगर देखें इसका एनाबोलिकली पाथ तो यहाँ पर कुछ चीजें बन रही हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाती हैं। जैसे डायग्राम में देखिएगा, यहाँ डायग्राम में देखिए ये है TCA साइकिल। TCA साइकिल में आप देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है और यहाँ से ऑक्सैलो एसीटेट आता है, दोनों कंबाइन होकर के कन्वर्ट होते हैं सिट्रेट में, यानी इसका कर दिया है ऑक्सीडाइज सिट्रेट बन गया है। यहाँ बना है फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर कई सारे रिएक्शन होकर बना है यहाँ अगेन ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ तो हुआ है ब्रेकडाउन, यानी कि ये तो है कैटाबोलिक। अगेन यहाँ पर जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बना है ये किसी और पाथवे में एंटर करके ग्लूटामेट बनाता है और ग्लूटामेट से फिर बनते हैं अदर अमाइनो एसिड और उससे प्यूरिन्स भी बनते हैं जो कि DNA में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनाबोलिक पाथवे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कुछ बन रही हैं। अगेन जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है ये प्रीकर्सर की तरह एक्ट करता है फॉर 4' रिंग हीम ग्रुप एंड क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो ऑक्सैलो एसीटेट बना है ये एस्पार्टेट बनाता है, एस्पार्टेट आगे जाकर के अदर अमाइनो एसिड्स बनाता है, प्यूरिन्स बनाता है और पायरिमिडीन्स बनाता है। तो ये पाथवे हो गया एनाबोलिक। ये एनाबोलिक हो गया है, ये एनाबोलिक हो गया है, जबकि ये खुद क्या है यहाँ कैटाबोलिक हो रहा है। तो ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है जिसमें एनाबोलिक भी होगा और कैटाबोलिक भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एम्फीबोलिक पाथवे। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब जो मेटाबोलिक पाथवे है इसका मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। हमने फूड इनटेक किया है, मानो हमने खाना खाया है, तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं,
तो फूड हमने इनटेक किया, फिर हमारे फूड का होता है डाइजेशन। हालांकि कई सारी प्रोसेस होती हैं, फूड को पहले हमने इनटेक किया है, फिर होता है इसका डाइजेशन। डाइजेशन में ये जो फूड हमने इनटेक किया है ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हमने ग्लूकोज को इनटेक किया है तो अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक किया है, कार्ब्स हमने लिए हैं, तो डाइजेशन के दौरान ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अगर हमने प्रोटीन खाया है तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डाइजेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, और बेसिकली इसको हम कैटाबोलिक पाथवे भी बोल सकते हैं। कैटाबोलिक पाथवे भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज बना है, ये सब चीज़ें बनी हैं, फिर इनका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि इनको ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड में जाने के बाद फिर वो जाते हैं हमारे सेल के पास। मानो ये सेल है, तो यहाँ सेल में आ गए हैं। ये सेल में आने के बाद अमीनो एसिड आ गए हैं, ग्लूकोज आ गया है। ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन किया गया और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी कैटाबोलिक पाथवे है। साथ साथ जो अमीनो एसिड आए हैं उनको मिला करके एक नया प्रोटीन बनेगा, ये हो जाएगा एनाबोलिक पाथवे। लेकिन सवाल आता है कि जब अल्टीमेटली प्रोटीन ही बनाना है तो उस प्रोटीन को फिर हमने ब्रेक ही क्यों किया है, सीधा सेल में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन हमने खाया वो साइज में बहुत बड़ा है और हमारा सेल तो बहुत छोटा है, तो पूरे प्रोटीन को वो ले ही नहीं पाएगा। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रोटीन हमने खाया है और जो सेल को चाहिए वो अलग अलग हो सकते हैं। मानो अगर हमने कोई प्रोटीन खाया है और सेल को किसी दूसरे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्यों ही इसको लेगा। तो होगा क्या कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड है उनमें ब्रेक कर दिया जाएगा। अमाइनो एसिड्स फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो प्रोटीन बनता है ये सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, तो ये एनाबोलिक पाथवे है। और यहाँ डाइजेशन हुआ तो ये कैटाबोलिक पाथवे है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं सेल में लगातार, कहीं पर एनाबोलिज्म कहीं पर कैटाबोलिज्म चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए। So most of the structures that make up animals, plants and microbes are made from 4 basic classes of molecules, जिसमें अमीनो एसिड आएगा द फर्स्ट पार्ट जो प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जो हमें एनर्जी देता है, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे सेल का कंट्रोलर है जिसमें जो डीएनए और आरएनए बनाता है, और उसके बाद लिपिड्स जो कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है और भी कई सारे काम में मदद करेगा। तो ये 4 बेसिक क्लासेस हैं मॉलिक्यूल्स की जो बेहद ज़रूरी हैं। अमाइनो एसिड्स अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। एज दीज मॉलिक्यूल्स आर वाइटल फॉर लाइफ, metabolic reactions either focus on making these molecules during the construction of cells and tissues or on breaking them down and using them to obtain energy by their digestion। अब हमने अगर कह दिया है कि हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हमारा सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर सारा मेटाबॉलिज्म किस पर फोकस करता है, इन्हीं 4 पर। या तो वो उनको बना रहा होगा या तो उनको ब्रेक करके एनर्जी निकाल रहा होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके एनर्जी निकाली जाएगी और अमाइनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना जाएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे लिखा है कि आइदर फोकस ऑन मेकिंग दीज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यानी अगर सेल को बनाना है तो इन सबको बनाना पड़ेगा, और ब्रेकिंग दैम डाउन एंड यूजिंग दैम फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी बाय देयर डाइजेशन, ठीक है। These biochemicals can be joined to make polymers such as DNA, protein, essential macromolecules of the life। जैसे कि इस टेबल से हम देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। सो इनके मोनोमर, अमाइनो एसिड होगा, इसका मोनोमर जो है ना, एक मोनोसेक्राइड्स होती हैं और उसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर बना देते हैं प्रोटीन, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलके बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये बनाते हैं प्रोटीन, जिसका एग्जांपल हो सकता है फाइब्रस प्रोटीन है या
ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इनका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि डीएनए है और आरएनए है। तो बेसिकली हमारे सेल के ये मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म हम पढ़ने वाले हैं वो हम 4 पर फोकस करेंगे। तो इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर ये जो पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म और पार्ट 5 के अंदर हम पढ़ेंगे लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहले कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड एंड लिपिड्स। सो एक बार थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इन टॉपिक के अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है। सो देखो यहाँ पर एक बहुत ही लिंक पाथवे दिखाया गया है। जैसे या तो तुमने प्रोटीन खाया हो, पॉलीसेक्राइड्स लिए हो या फिर फैट लिया हो। प्रोटीन डिवाइड होते हैं अमीनो एसिड्स में, पॉलीसेक्राइड्स डिवाइड होती हैं मोनोसेक्राइड्स में और फैट्स डिवाइड होते हैं फैटी एसिड्स में। ये तीनों फिर अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। यहाँ से बनते हैं NAD से बनता है NADH और NADH फिर मूव करता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में जिससे अल्टीमेटली ADP कन्वर्ट होता है ATP में। यानी अगर सेल को एनर्जी चाहिएगी तो ये पाथवे चलेगा, आइदर उसके पास प्रोटीन हो, पॉलीसेक्राइड हो, फैट हो, सबको ब्रेक करके वो अल्टीमेटली ATP बनाएगा और उस ATP से सेल अपने काम करेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर तो पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसमें हम क्या पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सो पहले बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। हालांकि हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते क्या हैं। सो दीज आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड दैट कैन एग्जिस्ट एज स्ट्रेट चेन या फिर रिंग में प्रेजेंट होते हैं। Carbohydrates are the most abundant biological molecules and fill numerous roles such as the storage and the transport of energy जैसे कि starch और glycogen and structural component जैसे कि cellulose in plants and chitin in animals। तो बहुत सारे रोल होते हैं उसके। फूड को स्टोर करना जैसे कि वो स्टार्च के और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, एनर्जी के सोर्स भी यही होते हैं। और अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो सेलुलोज जो होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में जो काइटिन होते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। The basic carbohydrates units are called monosaccharides and include galactose, fructose and most importantly glucose। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं और मोनोसेक्राइड में आ जाएगा जैसे कि गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ग्लूकोज है। सो मोनोसेक्राइड्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीसेक्राइड्स इन ऑलमोस्ट लिमिटलेस वे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, सो ये है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है अभी हमने समझा है, यानी इसका मतलब होता है एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। तो यदि मैं बात कर रही हूं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की तो यहां पर हमारा फोकस 2 चीजों पर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। दोनों ही चीजें आएंगी इसमें, एनाबॉलिज्म भी आएगा, कैटाबॉलिज्म भी आएगा। अगर मैं पढ़ रही हूँ अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म तो केवल मैं यहाँ पर सिंथेसिस नहीं पढ़ सकती, उसका ब्रेकडाउन भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ रही हूँ लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म तो वहां पर मुझे दोनों चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि लिपिड्स बनते कैसे हैं और ब्रेकडाउन कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन एज वेल एज ब्रेकडाउन दोनों की बात करेंगे। तो जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो पाथवे है, साइकिल्स है, प्रोसेस है, वो कौन कौन सी होती है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना। तो यहाँ पर बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, यानी ये एनाबोलिक पाथवे होगा। इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ये एक कैटाबोलिक पाथवे में आएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, आइदर प्रोटीन है या फैट है, ये आएगा एनाबोलिक पाथवे में क्योंकि यहाँ हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये अल्टरनेट होता है ग्लाइकोलिसिस का, तो अगेन यहाँ पर भी कैटाबोलिज्म पाथवे चलेगा। फिर होता है एंटर डुड्रोफ पाथवे जो अगेन एक कैटाबोलिक पाथवे है।
इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस तो हमने पढ़ा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये भी एक कैटाबोलिक पाथवे है। ट्रांजिशन रिएक्शन जिसमें कन्वर्जन होता है पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम में, ये भी एक कैटाबोलिक पाथवे है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो चलती है ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है, जहां पर दोनों प्रोसेस साथ में चलेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनली ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, और यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो इसको भी हम एम्फीबोलिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है और चीज़ें बन भी रही होती हैं। तो ये पूरा है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस थोड़ी बहुत पढ़नी है। जैसे कि अगर तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है मुझसे, तो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है, लिंक रिएक्शन पढ़ ली है, TCA साइकिल पढ़ ली है और ETC पढ़ लिया है। तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ से हमने ये पाथवे हमने नहीं पढ़े हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम इन पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से 1-2 हैं एनाबॉलिक और बाकी 3 हैं कैटाबॉलिक। परफेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे है अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म। So proteins are made up of amino acids arranged in a linear chain joined by a peptide bond. Many proteins are enzymes that catalyze the chemical reaction in metabolism. So the other proteins have structural and mechanical function, जैसे कि such as those that form the cytoskeleton, a system of scaffolding that maintain the cell shape. तो कई रोल होते हैं इनके। Proteins are also important in cell signaling, immune response, cell adhesion, active transport across the membrane and the cell cycle. हर जगह प्रोटीन का रोल तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके बाद अमीनो एसिड्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाय प्रोवाइडिंग अ कार्बन सोर्स फॉर एंट्री इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल, और स्पेशली व्हेन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज ग्लूकोज इज स्केर्स, सो व्हेन सेल्स अंडरगो मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो यानी कि होता क्या है कि अगर ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स होता है एनर्जी का, लेकिन अगर सेल में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो प्रोटीन को एज मेटाबोलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है ग्लूकोज तो वहाँ अमीनो एसिड्स को या प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है एज ए एनर्जी सोर्स के लिए। वैसे मेन रोल होता है उनका कि सेल की शेप को मेंटेन करना, बॉडी के जितने भी बिल्डिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ इनका रोल रहता है। अब अगर बात करें इनके मेटाबॉलिज्म की, तो अगेन हम दोनों बात पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेशन भी और इनका सिंथेसिस भी। तो यहाँ हम अमीनो एसिड का सिंथेसिस पढ़ेंगे, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल भी इसी में आती है, और अमीनो एसिड का जो डेरिवेटिव्स होते हैं अलग अलग वो भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, अमीनो एसिड का सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, यूरिया साइकिल एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है lipids metabolism. So lipids are the most diverse group of biochemicals. Their main structural use are as part of internal as well as external biological membrane such as cell membrane. सबसे मेन रोल देखा जाता है इनका सेल की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में। Their chemical energy can also be used. Lipids contain a long non-polar hydrocarbon chain with a small polar region containing oxygen. Lipids are usually defined as hydrophobic or amphipathic biological molecules but will dissolve in organic solvents such as ethanol, benzene and chloroform. Lipids के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ रखा है बायोकेमिस्ट्री वाली सीरीज के अंदर ही। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो। The fats are a large group of compounds that contain fatty acid as well as glycerol. A glycerol molecule attached होता है 3 fatty acid से by the ester linkage, जिसको हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसराइड बोलते हैं। Several variations of the basic structure exist including the backbone such as sphingosine in sphingomyelin and hydrophilic groups such as phosphate in phospholipids. Steroids such as sterols are the another major class of lipids. जो steroids होते हैं वो भी as such lipids में ही आते हैं। आगे देखिए, यहाँ अगर बात करें मेटाबॉलिज्म की तो अगेन यहाँ सिंथेसिस पढ़ेंगे एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम यहाँ पढ़ेंगे इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। द 2 न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
Each nucleotide is composed of a phosphate attached to the ribose and deoxyribose sugar group which is attached to a nitrogenous base। यानी कि न्यूक्लियोटाइड कितने पार्ट से बने हैं? 3 से, जिसमें एक फोस्फेट ग्रुप आएगा, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर आएगी और नाइट्रोजनस बेस आएंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर क्रिटिकल फॉर द स्टोरेज एंड यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मेन रोल होता है न्यूक्लिक एसिड का इंफॉर्मेशन को रखना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना और सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। This information is protected by DNA repair mechanism and propagated through the DNA replication. Many viruses have an RNA genome such as HI virus which use reverse transcription to create a DNA template from its viral RNA genome. RNA in ribozymes such as spliceosomes and ribosomes is similar to enzymes as it can catalyze the chemical reaction. जो हम एंजाइम्स पढ़ते हैं वो मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, बट कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि आरएनए से बने होते हैं। These bases are heterocyclic rings containing nitrogen classified as purine and pyrimidine. Nucleotide also act as coenzymes in the metabolic group transfer reaction. न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है इसका हम सिंथेसिस पढ़ेंगे और इसका ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। सिंथेसिस में 2 पाथवे आते हैं, डिनोवो पाथवे हम पढ़ेंगे और सेल्वेज पाथवे हम यहाँ पर इसके सिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। इनमें इनकी सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों पढ़ेंगे। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर बस हम इनके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कैसे ये ब्रेकडाउन होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे इसी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भूलना मत। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।